मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आप लोगों को नेपोलियन के उत्थान, उपलब्धियां एवं पतन के बारे में चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी की घटना न केवल यूरोप की बल्कि विश्व इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फ्रांस की राजनीति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। फ्रांस में जो घटनाएं घटित हुई उसी का एक महत्वपूर्ण परिणाम हमको देखने को मिलता है नेपोलियन के युग की शुरुआत। विद्वानों ने नेपोलियन को क्रांति के पुत्र के रूप में मानते हैं, क्योंकि नेपोलियन का जो उत्थान हुआ है कहीं ना कहीं उसके पीछे 1789 ईस्वी की फ्रांस की राजक्रांति ही रही। 1789 ईस्वी से लेकर हम नेपोलियन युग तक यदि चर्चा करना चाहे तो बीच की स्थिति वास्तव में फ्रांस की राजनीति के लिए दुरावस्था की स्थिति थी। आपने देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक घटनाएं घटित होते रही। क्रमशः लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी आंतोनव को फांसी देने के बाद गिलोटिन में चढ़ाने के पश्चात फ्रांस की राजनीति भी यत्र तत्र बिखरी हुई थी और इस राजनीति को सहजने का कार्य अर्थात फ्रांस की जो गरिमा, फ्रांस की जो गौरव यूरोप की राजनीति में नष्ट हो चुकी थी, इसको पुनर्स्थापित करने का कार्य यदि किसी ने किया था तो वो था नेपोलियन। और इसीलिए फ्रांस की जनता नेपोलियन को अपना नायक मानती थी। तो हम देखते हैं कि नेपोलियन किसी राजकुल में पैदा हुआ नहीं था। नेपोलियन के हम प्रारंभिक जीवन पर हम चर्चा करेंगे कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन एक साधारण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति था। उसका जन्म 15 अगस्त सन 1769 ईस्वी को कार्सिका द्वीप के अजाकियोर शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था, जो पेशे से एक वकील था। एक निर्धन परिवार का व्यक्ति था। वो साधारण था लेकिन वह संस्कारी परिवार था। उसकी माता का नाम मेरी लिटिजिया रामोलिनो थी, जो एक संस्कारित महिला थी और अपने पुत्र अर्थात नेपोलियन को वो साहस की कहानी सुनाया करती थी। भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि जैसे शिवाजी की माता शिवाजी को किस प्रकार से साहस भरे कहानियां सुनाती थी और शिवाजी के शरीर में एक शक्ति का संचार उन्होंने बचपन से ही की थी। ठीक उसी प्रकार से नेपोलियन का निर्माण करने में भी उसकी माता की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेपोलियन निर्धन कुल में जन्म लेने के कारण जब उसकी प्रारंभिक शिक्षा जब वो स्कूल में जाता था तो नेपोलियन की काफी हंसी होती थी। उसको अपमानित किया जाता था क्योंकि वो गरीब था, लेकिन वो मेधावी था। चाहे विज्ञान की बात करें, चाहे गणित की बात करें, चाहे कला की बात करें, चाहे भूगोल की बात करें, सभी क्षेत्रों में वह निपुण था। कालांतर में हम देखते हैं कि नेपोलियन ने दार्शनिक साहित्यों का भी अध्ययन किया। तत्कालीन दार्शनिक जिसमें से वॉल्टेयर थे, रूसो थे, दिदरो थे, मॉन्टेस्क्यू थे, इनके विचारों का उन्होंने खूब अध्ययन किया। और आप सबको पता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इन दार्शनिक साहित्यों के अध्ययन से नेपोलियन को यूरोप की तत्कालीन स्थिति का ज्ञान हुआ, फ्रांस की तत्कालीन स्थिति का ज्ञान हुआ और इसी ज्ञान के आधार पर कालांतर में उसकी जीवनी का निर्माण हुआ। उनकी उपलब्धियों की कहानी हमको यहीं से देखने को मिलता है। जब वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था उसी समय उसके एक शिक्षक ने यह कहा था कि यह बालक ग्रेनाइट का बना हुआ है, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी धधक रही है। किस लिए कहा होगा? उसने नेपोलियन को पहचान लिया था कि यह युवक भविष्य में कुछ न कुछ तो अवश्य करेगा। और हम देखते हैं कि वास्तव में उस शिक्षक के जो विचार थे कालांतर में नेपोलियन ने उसको साकार किया। उसकी वास्तविक उन्नति हम आगे देखते हैं कि वो 16 वर्ष की आयु में फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया और द्वितीय लेफ्टिनेंट बन गया। अपने कार्यों से, अपने मेहनत से वह विकास के चरण को छूता हुआ आगे बढ़ा। कालांतर में उसको अपना वास्तविक प्रतिभा दिखाने का अवसर उसको तुलो बंदरगाह पर देखने को मिला। जब ब्रिटिश
जहाज ने फ्रांस को पराजित करके तुलो पर अधिकार कर लिया था और ऐसी स्थिति में नेपोलियन की सेना ने तुलो पर अधिकार कर लिया। जब तुलो पर अधिकार उनको पराजित करके तुलो पर अधिकार किया तो इससे फ्रांस के गौरव में वृद्धि हो गई और कालांतर में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल का पद दे दिया गया। दूसरा अवसर नेपोलियन की उन्नति का उस समय मिला 1795 ईस्वी में, जब राजतंत्रवादियों ने राष्ट्रीय सभा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नेपोलियन को इस विद्रोह का दमन का दायित्व दिया गया। नेपोलियन 40 तोपों की सहायता से इस विद्रोह को दबा दिया। इसमें अनेक नरसंहार हुआ। राजतंत्रवादी जो विद्रोही थे वो तितर बितर हो गए और इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय सभा की रक्षा की। कालांतर में राष्ट्रीय सभा ने उसे प्रजातंत्र का रक्षक की पदवी दी और इस प्रकार से नेपोलियन के उत्थान में ये महत्वपूर्ण भूमिका हमको देखने को मिलता है। नेपोलियन धीरे 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 करके उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। नेपोलियन की अनेक सफलताएं हमको नेपोलियन के जीवन में देखने को मिलता है। इसी समय 26 अक्टूबर 1797 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा का पतन हुआ और उसके स्थान पर एक डायरेक्टरी के शासन का प्रारंभ हुआ। ये फ्रांस की राजनीति का एक प्रकार से घटनाक्रम रहा, कभी नेशनल कन्वेंशन तो कभी राष्ट्रीय सभा। तो राष्ट्रीय सभा ने कालांतर में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का दायित्व नेपोलियन को सौंप दिया। नेपोलियन बड़े हर्ष के साथ अपनी सेना को लेकर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए चला। इस समय ऑस्ट्रिया शक्ति के शिखर पर था क्योंकि फ्रांस की स्थिति तो नाजुक बनी हुई थी। फ्रांस इस समय कमजोर राष्ट्र था 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद। इस प्रकार से नेपोलियन अपनी शक्तिशाली सेना लेकर ऑस्ट्रिया की ओर कूच किया। ऑस्ट्रिया की सेना सामने खड़ी थी, नेपोलियन की सेना इधर खड़ी हुई थी। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को जो उत्साह दिया, जो भाषण के द्वारा नेपोलियन ने अपने सैनिकों में जो उत्साह जागृत किया, वह वास्तव में विश्व इतिहास में हमको और कहीं देखने को नहीं मिलता। नेपोलियन ने अपने सैनिकों को आह्वान किया कि मैं आपको उपजाऊ प्रदेश की ओर ले चल रहा हूं। यदि हम इसमें विजयश्री प्राप्त करते हैं तो हमारा स्वयं का और फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि होगी। नेपोलियन के इस भाषण ने उनके सैनिकों में वह जोश पैदा कर दिया और कालांतर में नेपोलियन की सेना ऑस्ट्रिया पर टूट पड़ी। नेपोलियन ऑस्ट्रिया कूच करने के लिए सबसे पहले उन्होंने इटली पर अभियान किया, क्योंकि जानता था कि इटली ऑस्ट्रिया का महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्र है। यदि इटली पर फ्रांस का प्रभाव स्थापित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया पंगु हो जाएगा और इसीलिए सबसे पहले नेपोलियन की सेना इटली राज्य पर आक्रमण की। उन्होंने सार्डिनिया पर आक्रमण किया और सार्डिनिया को जीत लिया। सार्डिनिया पर नेपोलियन की सेना का अधिकार हो गया। इसी समय पिटमान के राजा ने नेपोलियन से संधि के लिए प्रार्थना किया और नेपोलियन ने पिटमान के राजा के साथ संधि किया तो बदले में उसको नीस और सेवाय के प्रदेश प्राप्त हुए। इस प्रकार से सार्डिनिया, नीस और सेवाय पर नेपोलियन का अधिकार हो गया। नेपोलियन यहां से आगे बढ़ा और उन्होंने मिलाय पर आक्रमण किया। मिलाय पर आक्रमण करके नेपोलियन मिलाय पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार से उन्होंने पोप को भी भय दिखाकर जो प्रदेश जीता था इटली में उसकी मान्यता दिलवा दी। तो इस प्रकार से नेपोलियन का इटली अभियान सफल रहा। इटली पर विजयश्री प्राप्त करने के पश्चात नेपोलियन आगे बढ़ा क्योंकि इससे नेपोलियन की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हो चुकी थी। नेपोलियन अब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा और ऑस्ट्रिया को भी बुरी तरह पराजित किया। ऑस्ट्रिया पराजित होकर 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को कैंपो फोर्मिया की संधि के लिए बाध्य हुआ। उन्होंने कैंपो फोर्मिया की संधि नेपोलियन के साथ किया और इस संधि के द्वारा उन्होंने बेल्जियम, लोम्बार्डी जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश नेपोलियन को सौंप दिए। साथ ही साथ राइन प्रदेश का क्षेत्र भी नेपोलियन के अधिकार में हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा क्षेत्र फ्रांस के अधीन हो गया।
केवल इतने तक ही नेपोलियन शांत नहीं था, उन्होंने इस संधि के द्वारा पूरी तरह से युद्ध का हर्जाना भी ऑस्ट्रिया से ही वसूल किया और इस प्रकार से नेपोलियन का ऑस्ट्रिया अभियान हमको सफलता के रूप में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के पश्चात नेपोलियन फ्रांस लौटा और जहां पर नेपोलियन का भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस के गौरव में फ्रांस के मस्तक को ऊंचा करके आया हुआ था। भव्य स्वागत हुआ, नेपोलियन को राष्ट्रीय नायक की पदवी दी गई। इस समय किसका शासन था? डायरेक्टरी का शासन था। डायरेक्टरी के शासन ने नेपोलियन को राष्ट्रीय नायक, फ्रांस की जनता अब समझने लगी कि हमारा उद्धार करने वाला कोई व्यक्ति आ गया और उन्होंने नेपोलियन का बहुत स्वागत किया। इस प्रकार की सफलता के बाद डायरेक्टरी के शासन ने नेपोलियन को आगे अभियान करने के लिए भेजा। उन्होंने इंग्लैंड के अभियान के लिए भेजा और इसी समय डायरेक्टरी का एक सदस्य बारा नेपोलियन से कहता है कि जाओ और उस समुद्री लुटेरे इंग्लैंड को पकड़ लाओ, क्योंकि इस समय इंग्लैंड अपराजय था। नेपोलियन अपनी शक्तिशाली सेना लेकर साम्राज्यवादी इंग्लैंड को पराजित करने के लिए चल पड़ा। नेपोलियन जानता था कि प्रत्यक्ष युद्ध में या नौसैनिक युद्ध में हम इंग्लैंड को पराजित नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने साम्राज्यवादी युद्ध या साम्राज्यवाद के रूप में इंग्लैंड को पराजित करने का कार्य किया और सबसे पहले उन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया, क्योंकि मिस्र के रास्ते ही भारत जाया जा सकता है और इस समय भारत पर इंग्लैंड का साम्राज्य था। यदि मिस्र पर फ्रांस का अधिकार होता तो ऐसी स्थिति में वो भारत पर भी अधिकार कर लेता, भारत पर भी आक्रमण कर लेता और इसी योजना के तहत उन्होंने मिस्र पर आक्रमण किया। शक्तिशाली सेना लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा पर आक्रमण किया और काहिरा को विजय श्री प्राप्त किया। मिस्र को इस समय पिरामिडों का देश माना जाता है और यह युद्ध पिरामिड युद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। नेपोलियन जानता था कि मिस्र पर ज्यादा दिन तक रुका नहीं जा सकता, क्योंकि मिस्र पर इस्लाम जाति के लोग थे, मुसलमान थे और ऐसी स्थिति पर नेपोलियन ने अपने आप को यहाँ पर मुसलमान घोषित किया। नेपोलियन ने यहाँ पर मस्जिदों का निर्माण किया, लेकिन मिस्र की जनता नेपोलियन के विरुद्ध विद्रोह करती रही। कालांतर में मिस्र विजय के पश्चात नेपोलियन को एक भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसे हम विश्व इतिहास में नील नदी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सेनापति नेल्सन को जब यह समाचार मिला कि नेपोलियन मिस्र पर अधिकार कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो शक्तिशाली नौसेना लेकर नेपोलियन को पराजित करने के लिए निकल पड़ा और यहाँ पर नेपोलियन और नेल्सन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इधर नेपोलियन भी अपने 400 जहाजों को लेकर नील नदी की ओर आगे बढ़ा और विश्व के इतिहास में यह युद्ध नील नदी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश नौसैनिक सेनापति नेल्सन ने नेपोलियन को बुरी तरह पराजित किया। नेपोलियन के जो 400 जहाज थे, इसमें से 396 जहाज नष्ट हो गए, मात्र 4 जहाज बचे हुए थे। इसके बाद भी नेपोलियन साहस नहीं खोया और अपने सैनिकों का उत्साह वर्धन किया। कालांतर में नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन, इसके बाद भी नेपोलियन शंकित नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। नेपोलियन अपने सैनिकों से कहता था, तूफानों की बाढ़ से अपने मस्तकों को ऊपर रखना चाहिए, तूफान स्वतः ही शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने सैनिकों का उत्साह वर्धन करते हुए नेपोलियन वापस फ्रांस लौटा। नेपोलियन के लिए बहुत ही सुंदर अवसर था, क्योंकि 10 नवंबर 1799 ईस्वी को डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर कंसुलेट संविधान की स्थापना हुई। कंसुलेट के अंतर्गत 3 व्यक्ति को कांसल नियुक्त किया गया, जिसमें से नेपोलियन, सीए और ड्यूक। नेपोलियन को प्रथम कांसल बनाया गया और सीए और ड्यूक क्रमशः द्वितीय और तृतीय कांसल थे। यहाँ पर प्रथम कांसल को पूर्ण अधिकार दिया गया और प्रथम कांसल का जो चुनाव होता था वो 10 वर्ष के लिए होता था। कालांतर में प्रथम कांसल को जब पूर्ण संवैधानिक अधिकार दिया गया तो इसके अंतर्गत सिविल,
या न्यायिक सारे अधिकारियों की नियुक्ति प्रथम कांसल कर सकता था। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन को फ्रांस की सारा अधिकार प्राप्त हो गया। जो एक शासक को प्राप्त होता था वो सारा अधिकार हम नेपोलियन को देखते हैं। प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य, सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का निर्माण। नेपोलियन अब कांसल शासन व्यवस्था में, संवैधानिक शासन व्यवस्था में संविधान का होना आवश्यक था और इसके लिए नेपोलियन ने एक संविधान का निर्माण किया जिसमें से 4 वैधानिक संस्था की स्थापना हुई। पहला काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका कार्य होता था कानून का खाका बनाना। दूसरा था ट्रिब्यूनेट, जिसका कार्य होता था कानून के ड्राफ्ट पर बहस कराना। तीसरा था व्यवस्थापिका सभा, जो बनाए हुए कानून को पारित कराने के लिए मतदान करने की व्यवस्था करती थी। और चौथा था सीनेट, जो कानून यह देखती थी कि यह कानून संविधान सम्मत है या नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन ने संविधान का निर्माण किया और इन संस्थाओं के द्वारा वह फ्रांस के प्रशासन को संचालित करने का कार्य किया। एक प्रकार से हम देखते हैं कि यह समय नाम मात्र के लिए गणराज्य रहा। नेपोलियन रूपी निरंकुश राजसत्ता की स्थापना फ्रांस में स्थापित हो गई थी। प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन के सुधार पर हम चर्चा करेंगे। नेपोलियन ने प्रथम कांसल की शक्ति को स्वीकार किया और उसके आधार पर उन्होंने फ्रांस की गृह नीति को संचालित करने का कार्य किया, क्योंकि एक लंबे समय तक फ्रांस की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो चुका था, कानून नाम का कोई चीज नहीं था। तो ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने प्रथम कांसल के रूप में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके लिए नेपोलियन ने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया। सबसे पहले प्रथम कार्य किया उन्होंने केंद्रीकरण की नीति अपनाई। दूसरा, उन्होंने आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने का कार्य किया। तीसरा, उन्होंने समझौता करने का कार्य किया और चौथा, उन्होंने प्रशासन को सक्षम बनाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से 4 बिंदुओं पर उन्होंने काम करना प्रारंभ किया और इसी आधार पर नेपोलियन के प्रथम कांसल के रूप में जो कार्य किए थे उसको हम देखते हैं। प्रथम हम देखते हैं सामाजिक समानता की स्थापना। नेपोलियन जानता था कि फ्रांस की जनता समानता का पक्षधर है। फ्रांस की राजक्रांति में यही बातें आई थी ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नेपोलियन जानता था कि फ्रांस की जनता को समानता चाहिए और इसीलिए उन्होंने योग्यता के आधार पर पद का निर्धारण किया। कोई व्यक्ति किसी वंश के आधार पर महत्वपूर्ण पद प्राप्त करेगा ऐसी बात नहीं थी। एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी योग्य है तो वह उच्च पद प्राप्त कर सकता है। ये नेपोलियन की नीति थी। दूसरा, हम देखते हैं कि नेपोलियन ने कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य किए, जैसे सड़कों का निर्माण करवाया, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। उन्होंने कई भवनों का निर्माण कराया, सड़क के किनारे किनारे वृक्षारोपण किया, पेरिस को सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया था। इसके अतिरिक्त जो कलाकृतियां उनको विदेशों से प्राप्त हुई थी या विदेशों से लेकर आया था, उनको सहेजने का कार्य भी नेपोलियन ने किया। इस प्रकार नेपोलियन के सार्वजनिक कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहे प्रथम कांसल के रूप में। तीसरा, हम देखते हैं कि प्रशासन में सुधार। नेपोलियन ने केंद्रीकरण की नीति पर विशेष रूप से बल दिया, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस की स्थिति बहुत खराब थी। अलग क्षेत्र में अलग कानून होता था तो दूसरे क्षेत्र में वो कानून मान्य नहीं होता था। कर निर्धारण भी तरीका गलत था। तो ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने केंद्रीकरण की नीति अपनाई और सबसे पहले हम देखते हैं कर निर्धारण वो केंद्र के हाथों में रखा। इससे जो भी धनराशि इकट्ठी होती थी वो केंद्रीय राजकोष में जमा होता था। इससे दूसरा फायदा नेपोलियन को ये हुआ कि उन्होंने बेरोजगारों को काम में लगा दिया। कई बेरोजगार काम में लग गए। नेपोलियन ने बाद में विभागवार जो प्रीफेक्ट कहलाता था, जिला का उप प्रीफेक्ट कहलाता था, मेयर जो कम्यून में रहता था, इसके द्वारा प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने का कार्य किया था। नेपोलियन ने स्थानीय स्वशासन का भी विकास किया था।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण रहे। चौथा हम देखते हैं नेपोलियन की न्याय एवं दंड व्यवस्था। नेपोलियन ने फ्रांस में न्याय और दंड व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का कार्य किया था। उन्होंने सिविल और दंड न्यायालय की स्थापना की थी। नेपोलियन स्वयं न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। इस प्रकार से जो न्याय व्यवस्था चरमराई हुई थी, उस न्याय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का कार्य या सुदृढ़ करने का कार्य नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने कठोर दंड व्यवस्था की थी। साधारण अपराधों के लिए कठोर सजा दी जाती थी। क्यों? ताकि व्यक्ति विद्रोह न करे, ताकि व्यक्ति संविधान के विरुद्ध कोई कार्य न करे। न्यायालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने जूरी प्रथा लागू की। जूरी प्रथा जानते हैं, है ना, कि जूरी प्रथा उन्होंने स्थापित की और कालांतर में मुद्रित पत्रों को पुनः उन्होंने चालू किया, जो विद्रोहियों को पकड़ने में, अपराधियों को पकड़ने में सहायक होती थी। तो इस प्रकार से कठोर दंड व्यवस्था के द्वारा नेपोलियन ने फ्रांस के प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना। नेपोलियन ने प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना की और इसके आधार पर, योग्यता के आधार पर कोई भी कुलीन व्यक्ति को यह पद दिया जाता था। कोई भी अयोग्य व्यक्ति को यह पद नहीं दिया जाता था। तो प्रतिष्ठा मंडल में उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति ही लिए जाते थे। आगे उनका कार्य था प्रेस पर प्रतिबंध। नेपोलियन जानता था कि प्रेस जो समाचार पत्र है वो किसी भी प्रकार की समाचारता है, तो इसके लिए उन्होंने एक सेंसर बोर्ड स्थापित कर दिया कि जो भी समाचार पत्र में जो समाचार छपेगा वो पहले सेंसर बोर्ड अप्रूवल करेगा उसको। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि कई समाचार पत्र फ्रांस में बंद हो गए। तो नेपोलियन ने जो कार्य किया, क्योंकि आप जानते हैं आजकल भी देखते हैं आप कि कई समाचार पत्र अनिर्गल समाचार भी छापती रहती थी और निरंकुश सत्ता तो ये नहीं चाहती थी कि उसके खिलाफ कोई बातें छपती। आगे हम देखते हैं कि सैन्य व्यवस्था में सुधार। नेपोलियन की जीवन की शुरुआत सैनिक के रूप में हुई थी और वो जानता था कि सैन्य व्यवस्था के आधार पर ही फ्रांस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने का कार्य किया था। उन्होंने युवाओं में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी, क्योंकि नेपोलियन महत्वाकांक्षी शासक था। अभी उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई थी। वो तो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण यूरोप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए फ्रांस की सैन्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने अन्य देशों के खर्चों पर भी सीना रखने की व्यवस्था की थी। आगे देखते हैं शिक्षा में सुधार। नेपोलियन जानता था कि फ्रांस की उन्नति में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और इसीलिए उन्होंने शिक्षा को चर्च के हाथों से निकालकर राज्य के हाथों में सौंपा। शिक्षा के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने 4 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू की। प्राथमिक शिक्षा, दूसरा मिडिल शिक्षा जिसमें गणित विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, हाई स्कूल इसमें विशेष शिक्षा दी जाती थी और तीसरा एक विशेष स्कूल। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की और कई प्रशिक्षणालय खोले। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले चर्च के हाथों में होता था, जहां पर पादरी वर्ग एक रूढ़िवादी शिक्षा देती थी, उसको निकालकर एक विकासवादी शिक्षा की ओर नेपोलियन फ्रांस की जनता को ले चला। आगे देखते हैं हम आर्थिक क्षेत्र में सुधार, जो नेपोलियन का महत्वपूर्ण कार्य था। हमने पहले भी बताया था कि कर वसूल करने का कार्य केंद्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और इस प्रकार से फ्रांस की जो आर्थिक दुरावस्था थी वो सुव्यवस्थित हो गई। नेपोलियन ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना वास्तव में नेपोलियन के आर्थिक सुधारों में से महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की भी स्थापना की। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा व्यापार सुदृढ़ हुआ, व्यापार मजबूत हुआ, आयात निर्यात की जो बिंदु थे वो क्लियर हुआ
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपोलियन के अगले सुधार थे धार्मिक सुधार। नेपोलियन जानता था कि फ्रांस की जनता धर्म से जुड़ी हुई है और फ्रांस में विद्रोह होने के पीछे भी धर्म महत्वपूर्ण था। इसीलिए नेपोलियन ने 1801 ईस्वी में पोप से समझौता किया, क्योंकि आप जानते हैं इस समय यूरोप में ईसाई धर्म में भी कई शाखा थी। कैथोलिक के बाद आपने प्रोटेस्टेंट पढ़ा, प्रोटेस्टेंट के बाद और कई धर्म सुधार आंदोलन हुए और ईसाई धर्म कई शाखाओं में विभाजित हो गई। फ्रांस में अधिकांश जनता कैथोलिक धर्म को मानने वाली थी, लेकिन नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म के धर्मगुरु पोप से समझौता किया और यह समझौता विश्व इतिहास में कांकाडट धर्म की समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत धर्म की बागडोर अब राजा के हाथ में होनी चाहिए। इस समझौता के अनुसार पोप चर्च की संपत्ति से अपना दावा छोड़ देगा, शिक्षा पर भी राज्य का अधिकार माना जाएगा और पादरी बाहर नहीं जा सकते। ये कांकाडट समझौता जो नेपोलियन ने पोप के साथ किया था, इसकी मुख्य धारा थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भी नेपोलियन अपने आप को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया था। पोप की सत्ता को उन्होंने नीचे पायदान में लाने का कार्य किया था। आगे है सिविल कोड की स्थापना। नेपोलियन संहिता जिसे हम कहते हैं, उन्होंने नेपोलियन कोड की स्थापना की फ्रांस में और वह स्वयं कहता था कि मेरी विजयों से अधिक स्थायी नेपोलियन कोड होगी, नेपोलियन संहिता होगी। इसके 5 भाग थे, जिसे व्यवहारिक संहिता, व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और वाणिज्य संहिता। इतिहासकार रोज ने भी नेपोलियन के इस कार्य की अत्यंत प्रशंसा की है। रोज कहते हैं कि नेपोलियन की प्रसिद्धि उसके 40 युद्धों से नहीं अपितु नेपोलियन कोड में निहित है। इस प्रकार से नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता महत्वपूर्ण थी। नेपोलियन प्रथम कांसल के रूप में अत्यधिक उन्नति करता रहा, तो निश्चित रूप है कि उनके शत्रु पैदा होंगे, कुछ लोगों में जलसी आएगी ही, और ऐसी स्थिति में और अन्य जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, अब उन्होंने नेपोलियन की हत्या का प्रयास करने शुरू किया, क्योंकि इस समय फ्रांस में जैकोबिन दल, राजतंत्रवादी दल और अन्य लोग थे जिन्हें नेपोलियन की प्रतिभा, नेपोलियन की सफलता खटकती थी। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने नेपोलियन की हत्या करने का प्रयास किया। नेपोलियन जानता था कि यह कार्य जैकोबिन दल के लोग कर सकते हैं या राजतंत्रवादी कर सकते हैं। फिर भी नेपोलियन जानता था कि राजतंत्रवादियों उतनी क्षमता नहीं है जितनी जैकोबिन, क्योंकि जैकोबिन दल के बारे में नेपोलियन जानता था, कभी उस दल का वो सदस्य रहा था ना। रातांग का राज्य जो फ्रांस में स्थापित हुआ था, वो विश्व इतिहास में कहीं भी भुलाया नहीं जा सकता कि किस प्रकार से आतंक के राज्य के अंतर्गत कत्लेआम हुआ था। तो फ्रांस में नेपोलियन की हत्या करने का प्रयास किया गया, नेपोलियन पर बम फेंका गया, लेकिन नेपोलियन बच गया, यद्यपि उसमें 20 व्यक्ति मारे गए थे। दूसरी बार नेपोलियन की हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन षड्यंत्र का पता नेपोलियन को पहले चल गया और नेपोलियन ने इससे संबंधित व्यक्ति को दंड दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन की यह दुर्घटना, नेपोलियन इसमें बच गया। नेपोलियन महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह प्रथम कांसल के रूप में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहता था, उसे तो और कुछ चाहिए था, और वह महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, यद्यपि वह 1799 ईस्वी में कांसल बना था, जो 10 वर्ष के लिए बनाया गया था, लेकिन कालांतर में 1802 ईस्वी में उन्होंने प्रथम कांसल को जीवन भर के लिए लागू कर दिया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने प्रथम कांसल के स्थान पर अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इसके लिए नेपोलियन ने जनमत
को भी अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि फ्रांस की जनता जानती थी कि यही वह व्यक्ति है जो फ्रांस की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर सकता है, फ्रांस के मस्तक को पूरे विश्व में ऊंचा कर सकता है। इसलिए जब फ्रांस में नेपोलियन ने सत्ता छीनी, अर्थात एक गणतंत्र से राजतंत्र के रूप में एक राजा बना, तब भी फ्रांस की जनता चुपचाप थी। फ्रांस की जनता ने नेपोलियन का विरोध नहीं किया, क्योंकि फ्रांस की जनता जो चाह रही थी नेपोलियन उसे प्रथम कांसल के रूप में दे दिया था, समानता मिल गई थी। तो ऐसी स्थिति में नेपोलियन को अपने भाग्य का उत्थान करने में, अपने उपलब्धियों को पाने में महत्वपूर्ण समय नहीं लगा। हम देखते हैं कि जब 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नॉटर-डेम में नेपोलियन का भव्य स्वागत हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, तो इस समय नेपोलियन ने पोप को भी बुलाया, क्योंकि पोप राजनीतिक और धार्मिक गुरु था। तो ऐसी स्थिति में जब पोप के द्वारा नेपोलियन को राजमुकुट पहनाया जाना था, तो उस समय नेपोलियन ने स्वयं राजमुकुट अपने हाथों से लेकर अपने सिर पर धारण कर लिया। नेपोलियन यह बताना चाहता था कि फ्रांस का राजमुकुट पृथ्वी में पड़ा हुआ था, भूमि में पड़ा हुआ था, और जिसे मैं अपने तलवार के बल पर उठाकर अपने सिर पर, अपने मस्तक पर रख लिया। आप सभी जानते हैं कि लुई 16वां और उसकी रानी को गिलोटिन में चढ़ाने के बाद जिस प्रकार से राजमुकुट खाली पड़ा हुआ था, 1793 के बाद वह राजमुकुट नेपोलियन अपने सिर पर धारण कर लिया। इस प्रकार तो नेपोलियन एक साधारण सैनिक से लेकर एक सम्राट बन गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन का उत्थान किस स्थिति में हुआ। एक सामान्य सैनिक से लेकर नेपोलियन उत्थान करता करता एक ब्रिगेडियर बना, फिर उसे प्रजातंत्र का रक्षक का पद दिया गया, और उत्थान करते करते आगे वो प्रथम कांसल बना। प्रथम कांसल के बाद वह एक सम्राट के रूप में हुआ। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि जिसके पास प्रतिभा है और अपने प्रतिभा को एक निश्चित दिशा देता है लगन और कठिन परिश्रम के साथ, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। नेपोलियन ने भी जिस लक्ष्य का निर्माण किया, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त किया। नेपोलियन भी वह व्यक्ति था जो ये कहता था कि असंभव शब्द मूर्खों के राजकोष में होता है। सामान्य रूप से हम यही कहते हैं ये कार्य हमसे नहीं बनेगा, असंभव है, लेकिन आप करके तो देखिए, आप अपनी इच्छा को तो जगाइए। और कहते हैं कि सफलता के लिए सबसे पहले प्रथम गुण है इच्छा शक्ति का होना। तो ये चीज हमको नेपोलियन के अध्याय से सीखने को मिलता है। हम इतिहास के छात्र हैं, और इतिहास के छात्र होने के कारण नेपोलियन के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। हम नेपोलियन की सैनिक उपलब्धियों, एक सम्राट के रूप में सैनिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन हम अपने दूसरे लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से हम नेपोलियन के प्रथम कांसल के रूप में उसकी उपलब्धियों का वर्णन किए। जहाँ तक मेरा विचार है, आप लोग इससे अच्छी तरह से भली भांति समझ पाए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी होगी, कोई भी प्रश्न होगा, आप मुझ तक शेयर कर सकते हैं। आपका प्रश्नों का जवाब आपको अवश्य मिल जाएगा। धन्यवाद।